that production of gas under the non-nominational fields have shown increase during the last few years, and share has increased to almost 30% of gross production. So despite the coupling with international market, as he mentioned, Manish ji, पूरे विश्व में एक coupling हुआ international markets में. The gas prices have remained, but under the dynamic policy and the stand of Narendra Modi ji, the gas prices have remained almost stable during the last few years. And diesel prices have come down about 15% and 10%, madam. But, sorry to say, the BJP-led, NDA-led government of state government reduced the prices of the petrol and diesel, but in some Congress-ruled state, they have not reduced. It is the same to the government, that opposition, state government. They always say for गरीब के बात करता है, तो गरीब के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल में अपना लेवी, अपना कस्टम्स ड्यूटी कम नहीं किया है तो भारत में हमारे एनडीए सरकार ने किया. मैडम, I am concluding, madam. Madam, during the same period, India has been one of the very few major economies in the world where the prices of petrol and diesel have come down. काफी सारे देश में भारत ऐसा एक प्रदेश है जिसमें डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया है. Prices in the neighboring countries have also increased by more than 10 to 13%, madam. But 45 जवाब कराना है हमारे इसमें इसके 10 to 13%. प्लीज धन्यवाद. ऑनलाइन एक लाइन मैडम, एक लाइन बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए मैडम, कंप्लीट करने दीजिए, करिए कंप्लीट करना. हमारे दिन में 10 to 13% का पेट्रोल डीजल पैसे कमी आए. तो मैं ऑल टुगेदर सभी विषय को लेकर के मैं इस जो महत्वपूर्ण विधेयक माननीय मंत्री जी ने लाया है, अपना हरदीप सिंह पुरी जी ने, मैं इस विधेयक को पूरा सपोर्ट करता हूं और इस देश के आर्थिक विकास में इस बिल बहुत एक माइलस्टोन के नाते काम करेगी, ऐसा उम्मीद रखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं. माननीय सदस्य धन्यवाद देता हूं. मेरा विषय खत्म करता हूं. धन्यवाद. नमस्कार. आभारी हूं सभापति महोदया, और सबसे पहले माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं मात्र अपनी विषय को 3 मिनट के अंदर समाप्त करने का प्रयास करें. 13 मिनट बोले महोदया. सबसे पहले तो आज होलिका दहन है और कल होली है. होली और होलिका दहन की बहुत बहुत पूरे सदन के साथियों को, आपको और कर्मचारियों को बधाई देता हूं. हालांकि हम सांसदों की तो होली खराब हो गई. बड़ा आशा था कि इस बजट में महोदया 2011 में जीएसटी लागू नहीं थी, यूपीए सरकार ने सांसद निधि 5 करोड़ किया, लेकिन 25 बरस हो गया, अब जीएसटी भी आने लगी, लेकिन सांसद निधि इस होली में नहीं बढ़ा. महोदया, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है. एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आसाम को रिफाइनरी मिली. महोदया, एक उद्धरण करना चाहता हूं. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन को ओएनजीसी ने जो ब्लॉक दिया था, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सीएजी रिपोर्ट, जीएसपीजी रिपोर्ट में कहा गया कि गुजरात गवर्नमेंट केजी मिशन में 63 ब्लॉक लिया और 19,000 करोड़ रुपए डाले. कहा गया कि यहां दूध, दही, दूध और पानी की तरह से पेट्रोलियम पदार्थ निकलेंगे. लेकिन हुआ क्या, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जीसी
जीएसपीसी की बात कर रहा हूं, 19,000 रुपया करोड़ रुपया गलत तरीके से खर्च हुआ और जो अन्वेषण तेल का हुआ उसमें इतना नुकसान हो गया, मिला कुछ नहीं। महोदय, ये अच्छी बात है कि अगर खनन पट्टा से परेशानी हो रही है तो पेट्रोलियम पट्टा का नाम रखा जाए, अच्छी बात है। उसकी व्यापकता बढ़ाई जाए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये जो संशोधन है केवल कारपोरेट जगत के लाभ के लिए न हो, यह मेरी शंका है। महोदया, जो इस विधेयक से तो लगता है कि सरकार ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने कारपोरेट मित्रों को देश की प्राकृतिक संपदा तेल गैस सौंपने का इंतजाम कर लिया है। 2023-24 में ओएनजीसी ने करीब 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो दिक्कत क्या है? अपना मुनाफा कमाए। आप परिवर्तन कर रहे हैं 25 लाख रुपया जुर्माना का, आपराधिक सजा हटा दी जाए और 25 लाख जुर्माना हो जाए। मैं सरकार से और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जुर्माना होते हैं और मुकदमे होते रहते हैं, जुर्माना का कभी रिटर्न नहीं लिया जा पाता है, यह भी ध्यान रखिए। कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, तेल के दाम कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश के साथ हमको कंपटीशन करना होगा, विश्व के साथ निर्भर होकर के अपने पास आए, अपने निर्भर रहें। लेकिन ये भी तो बताएं कि जो हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, जो सोशल मूवमेंट के काम हैं, इन कंपनियों का क्या योगदान है? महोदया, आज भी हमारे देश की बहुत सी ऐसी आबादी है जो गैस सिलेंडर नहीं ले सकती, वो सड़क के किनारे रहती है, वो झुग्गी झोपड़ियों में जीवन बिताती है। मिट्टी का तेल बंद हो गया। हाँ, बंद हुआ। मिट्टी का तेल कहीं पता नहीं, जहां स्टोव से खाना बनाता था गरीब आदमी। आज भी जो आदिवासी इलाके हैं, वहां जहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो, वहां मिट्टी के तेल का उपयोग था, लेकिन उसका नाश हो गया। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो हमारे पेट्रोल कंपनियां हैं, माननीय मंत्री जी, ये CSR फंड जो सोशल जस्टिस के लिए जाता है, उसमें ये भेद कर रही हैं और सभी सांसदों को, सभी दल के सांसदों के इलाके में काम नहीं कर रही हैं। हम चिट्ठी लिखते रह गए लेकिन किसी कंपनी में नहीं रह रहे। भेदभाव मंत्री जी न करिए, हम सभी सांसद हैं। और मैं यही कहूंगा, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद। On behalf of All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Oilfields Regulation and Development Amendment Bill 2024. Madam, our economic growth depends on trade as well as import-export policies. And our country, the trend of our country is we are importing heavily. And still our country is heavily dependent on foreign countries for importing crude oil. So our Honorable Minister Hardeep Singh Puri ji is trying his level best to make our country self-sufficient. But I would like to know from the Honorable Minister, what is the plan of this ministry to make our country self-sufficient in the field of oil sector? And Madam, so our country is undergoing a severe crisis due to skyrocketing fuel price. I would also like to know from the Honorable Minister, sir, how to give relief to the poor people as they are heavily burdened on the fuel price. And Madam, now coming to the bill, so the most worrying part of the bill is, sir, that it opens the door for private companies to dominate oil fields, allowing big corporations to extract mineral oils with very little government control. The newly added scheme 4A says that no one can carry out operations without a valid lease, but it does not give the state enough power to strictly control or monitor exploration activities.
This means the control of natural resources will shift from the government to private companies, reducing the state direct authority over oil production. This goes against the principle of national sovereignty and could lead to corporate exploitation of resources. So another major concern is the amendment to Section 6, which now promotes not only extraction but also long-term exploration of oil fields. Even worse, the central government has been given the power to extend the lease period indefinitely, allowing oil companies to exploit this field for decades without any strict environmental checks. This is a direct violation of India's commitment to fight climate change under the Paris Agreement and other global environmental treaties. If the government continues to allow unchecked exploration, it will have severe long-term impacts on the environment and public resources. Madam, now coming to Section 5 gives the central government full authority to grant, extend or renew petroleum leases without seeking approval from state government. Additionally, the newly... What happened, madam? 10 minutes. So I am very much confined with the bill. Kindly allow me. Why 10 minutes? कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, एक मिनट में पूरा कर लीजिए. Without seeking approval from the state government. Additionally, the newly introduced Section 4A prevents state government from issuing exploration license, handing over complete control of oil exploration to the central government. And this move is unconstitutional and directly violates the federal structure of our country. And the bill also introduced a provision for utilization of leases across states, meaning if an oil or gas reservoir extends across 2 or more states, the central government can club them under a single lease agreement. This will allow big corporate companies to extract resources from multiple states under one license, increasing their profits while reducing the revenue that individual states would otherwise receive. Additionally, the bill does not include any clear rules for environmental protection, labor rights or local development, proving that the biggest beneficiary of this bill is not the public but large companies. And another major flaw in Section 6A, which places the responsibility of decommissioning and restoring the site entirely on private companies. However, the bill does not ensure any strict state supervision, which means companies could easily abandon damaged sites without proper restoration, causing serious environmental damage like soil erosion, groundwater pollution, deforestation. What still the bill encourages the use of carbon capture, utilization and storage, which will allow prolonged fossil fuel exploration, going completely against India's climate change. And madam, कंप्लीट the करिए. bill माननीय also सदस्य makes प्लीज no कंप्लीट mention करिए. of protecting the rights of indigenous, tribal or local communities who live in oil-rich regions like Assam, Gujarat, Jharkhand has already shown. The large scale of oil exploration has resulted in forced displacement, land grabbing and destruction of biodiversity. Section 9 are highly unfair towards small and medium scale oil operators. The bill imposes a fixed penalty of ₹25 lakhs for violating Section 4A or Section 6A, along with an additional fine of 10 lakhs per day for continuing non-completion. माननीय सदस्य Sir, डीएम कातिर जी. allowing oil corporation to dominate the oil sector. Madam, just 1 minute. And the major concern is the amendment Section 5, which now allows the central government to make new rules, extend petroleum leases and renewal licenses. And the bill also completely contradicts India's climate goals. While India has committed to achieving net zero carbon emission by 2070, the bill promotes longer lease periods, automatic renewals without environmental reassessment, and carbon capture, utilization and storage, which will माननीय only सदस्य increase DM कातिर fossil जी. fuel exploration. Madam, my constituency... बोलिए माननीय सदस्य प्लीज. Let her conclude. Let her conclude, sir. Let her conclude. 1 minute, madam. 1 minute, let her conclude.
नहीं मैम नहीं। One line only, madam. One line, Magali. एक One line, madam, one line. Ashok Nagar oil field was discovered in 2018 by Oil and Natural Gas Corporation. This is the first oil field in West Bengal and West India. And the आपको 2 मिनट मिलेंगे pipeline बस। from Jagdishpur Holdia Dhamra project, I would like to know from... Thank you. हो गया मानिस Chairman, प्लीज madam. बैठिए प्लीज। Today I stand before you to address the Oil Fields Regulation and Amendment Bill 2024. This bill is brought into the bill is a timely and a transformative measure to modernize our regulatory framework for oil and gas exploration. However, we embrace progress. We must remain mindful of the regional and ecological impacts and the resource extraction. Sir, it broadens the definition of mineral oils to include naturally occurring hydrocarbons such as coal bed methane, shale gas and shale oil. This expansion aligns with the global best practices and encourages innovation in previously untapped areas. Agreed. Bill replaces the outdated mining lease with more comprehensive petroleum lease, ensuring that our regulation reflects the evolving nature of the industry. Bill also empowers the central government to make rules on critical matters like the environmental protection, emission reduction, and the conservation of mineral oils. Additionally, it decriminalizes certain provisions of the Act, replacing criminal penalties with the adjudication mechanism to foster a business-friendly environment. These changes represent a paradigm shift towards a sustainable and efficient resource management. However, alongside these merits, we must address the pressing issues of tungsten hydrocarbon mining in Tamil Nadu. The biodiversity-rich Melur region of Madurai, a proposed site of tungsten mining, is facing significant opposition from local communities and environmental activities. This region, home to rare flora and fauna, has been declared a biodiversity heritage site, and any mining activity here could result in irreparable ecological damage. Similarly, hydrocarbon mining projects proposed in Gulf of Mannar, a biodiversity hotspot, poses a severe risk to fragile ecosystem, marine life and livelihoods of our coastal communities. The lack of prior consultation with the Tamil Nadu government before initiating these projects has raised valid concerns. Yes. In this context, I must condemn the commend the vital role played by our Tamil Nadu Chief Minister Thiru M.K. Stalin in addressing these issues. His proactive leadership and unwavering commitment to protecting the state's natural heritage and the livelihoods of its people have been exemplary. Our CM Stalin sir has consistently voiced his opposition to these projects, emphasizing the ecological and socio-economic risk involved. He wrote to the Prime Minister urging the central government to halt these initiatives and reconsider their impact on Tamil Nadu's fragile ecosystems. His efforts have also included passing the unanimous resolution in the Tamil Nadu State Assembly and engaging with the local communities to address their concern. To ensure equitable and transparent decision making, I have some suggestions for the ministry. For a mandatory state consensus, a legal framework should be established, require explicit no objection certificate from the state government before initiating mining, exploration projects. This would guarantee the states that having a decisive role in approving projects that impact the regions. Madam, this is a very important suggestion. I want to give it to the ministry. Madam, I have to conclude, madam, please. For a transparent process, we must make all project details, including environmental, impact assessment and community feedback, accessible to the state authorities and public. Strengthen environmental safeguards by redefining project boundaries to exclude biodiversity-rich areas and implement strict environmental regulations to prevent ecological damage. Community engagement by actively involve local communities in the decision-making process to address their concerns and protect their livelihoods. Yes. For independent oversight, we should establish an independent regulatory body to oversee mining projects, ensuring compliance with the environmental and social norms with the state participation.
Speaker, sir, and honorable members, this bill and the issues it encompasses reminds us that our path to the progress must be both inclusive and responsible. While we harness the potential of our natural resources to drive economic growth, we must also safeguard the environment and empower the communities that depend on it. Let us therefore strive to build a future where development and sustainability go hand in hand. I urge upon the Union Minister to consider the above said mentioned considerations and join me in advocating for an industrial development approach that is fair, transparent and forward thinking. Thank you. माननीय सदस्य टी कृष्णा प्रसाद जी. Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak on the debate over Oil Fields Regulation and Amendment Bill 2024. Madam Speaker, I stand to support this bill and offer my opinions and suggestions on this crucial piece of legislation. As we move on the path of development, Madam, our energy needs are bound to grow. However, this increase will have to be met from our own enhanced production instead of imports. India's oil import dependency in April-September period of this year has touched 88.2%, up from 87.8% in 2023-24. This is a concerning figure and is alone enough to exemplify the need for this bill, which will help us to achieve Urja Atmanirbharta or energy self-reliance. I was listening to Honorable Petroleum Minister's address in Rajya Sabha, Speaker ma'am, and he highlighted how in the past decade the NDA government has endeavoured to encourage exploration of petroleum and natural gas. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, India has established itself on the global stage with exports of the petroleum product rising from $60.84 billion in 2014 to 84.96 billion in 2023, showing the tremendous growth that the NDA government has managed to achieve over the past decade. According to International Energy Agency's World Energy Outlook 2022, Madam Speaker, India's energy consumption will double by 2040. As per the IEA, India's energy demand is expected to grow at about 3% per annum till 2040, compared to the global growth rate of only 1%. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, has also highlighted in its World Oil Outlook 2022 that India will have the highest energy demand, rising from 18.6 million barrels per day to 37.7 million barrels per day. This increase in petroleum demand is fueled by the growing economic activity and increasing ease of doing business, contributing to the Honorable PM's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. India has been the largest exporter of petroleum products in Asia for the year 2020-21, which is a testament to the unwavering vision of the government for promoting business. India is also the fourth largest refiner, another feather in the cap we all should be proud of. The government has also allowed 100% FDI via the automatic route for private companies in refining as well as LNG regasification infrastructure, which will promote investment in the capital-intensive sector, leading to inclusive growth. Madam. Ma'am, I would like to draw the attention of the House to another pertinent and equally important indicator. India ranks 22nd in the world in terms of proven crude oil reserves. However, the reserve/production ratio is 16.1. This means that given the current level of production and no new reserves being accreted, the present reserves will also last approximately for 16 years. It is essentially indicates that all of the reserves will be depleted within our lifetimes
if corrective action is not taken. Addition of reserves, however, is a dynamic process, and this is the chance for India to shine. To this end, Madam, the bill makes a landmark change by introducing a petroleum lease in the place of mining lease. The mining sector is governed by the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, and as such, there should be a transparent and seamless procedure in the petroleum and hydrocarbon exploration to encourage prospecting in operations thereafter. It is pertinent to point out that the petroleum exploration differs fundamentally from the mining activities in both their methods and impact. Due to the existing nomenclature, confusion often arises delaying petroleum exploration operations for the need of irrelevant permits and licenses. With the new petroleum lease, prospecting, exploration and exploitation will be enhanced, increasing our reserve/production ratio and providing us all with a safe and secure future. Lastly, Madam, any business requires stability and coherent policy environment, one that encourages investment and also compensates in case of loss. This is particularly relevant in the case of petroleum sector, where the capital investment is intensive. The bill offers the lease on predictable and transparent terms, as well as provides for compensation in case of suspension, revocation, or cancellation of the lease. This provision will create a relaxed regulatory environment and put India as among the global leaders in this sector. Madam, finally, as I conclude my speech, I would like to reiterate that Andhra Pradesh is the youngest state in the country, having undergone bifurcation 10 years ago. It is now imperative that Andhra's development is hastened, not only to recoup the losses of the past 5 years under the last state government, but also to establish the vision of Vikasit Bharat and Vikasit Andhra under the combined leadership of Shri Narendra Modi ji in the center and Shri Nana Chandrababu Naidu ji in the state. Thank you, Madam, once again for giving me this opportunity. Thank you. माननीय सदस्य कौशलेंद्र कुमार जी। आपने मुझे तेल क्षेत्र विनियोग तथा विकास संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता दल यू के तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूं। आज विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर ही निर्भर करता है। तेल उत्पादक देशों को मोनोपोली सी है कि कच्चे तेल के भाव को उतार चढ़ाव का खेल खेला जाता है, जिसमें भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ता है। देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह तेल के बढ़ते रेट का कारण होता है। भारत करीब 80 से 85% अपने खपत का कच्चा तेल आयात करता है, यानी हम कच्चे तेल का आयात पर निर्भर हैं। अमेरिका के दबाव के कारण पिछले कुछ वर्षों से देश के कच्चे तेल का आयात पर असर दिखाई दिया है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई और देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बिल लाने से काफी महत्वपूर्ण बिल है। देश के कच्चे तेल का भरपूर भंडार है, किंतु महंगी टेक्निक होने के कारण देश में उत्पादन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सका है। अब मंत्री जी काफी अध्ययन करके और इस देश के विकास के लिए तेल का आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए ये सही निर्णय लिए हैं। इसके लिए मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस कानून के बनने से तेल क्षेत्र में दोहन के लिए विदेशी निवेश बढ़ेगा, तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, आयात कम होगा और हमारी विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा। देश में अपना उत्पादन बढ़ाने से तेल और गैस सस्ते होंगे। देश तेल और गैस के लिए आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में आएगा। देश में विकास की रफ्तार तेज होगी। महोदय, मैडम, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश में कच्चे तेल की खपत करीब 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जो कि अगले 5 वर्ष में बढ़कर 7 मिलियन बीपीडी हो जाने का अनुमान है। डाटा के अनुसार करीब देश में
करीब 651.8 मिलियन टन कच्चा तेल का भंडारण और करीब 1138.6 बिलियन क्यूब मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार है। अतः ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दोहन और उत्पादन बढ़ाना ही होगा। महोदय, मैडम, कानून बनाने के बाद तेल क्षेत्र में दोहन और उत्पादन करने वाली देशी और विदेशी कंपनियों को निवेश और कारगर करना सरल होगा। तेल खनिज क्षेत्रों को पट्टे पर दिया जाएगा। राजस्व साझाकरण नियमन में सुधार कर प्रोत्साहित करने वाला बनाया गया है। पट्टे पर देने में राज्यों की राज्यों की भूमिका को बरकरार रखा गया है और तेल को राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया जा रहा है। तेल क्षेत्र के विवाद के हल के लिए मध्यस्थता की भी व्यवस्था की गई है। सरकारी हस्तक्षेप समाप्त होगा। अब सुधार से निवेशकों की नीतिगत स्थिरता मिलेगी, कारोबार करने में आसानी होगा। आशा है नए कानून से देश में तेल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, खोज और उत्पादन बढ़ेगा, देश में विकसित और रफ्तार तेज होगी। कीमतों में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में गिरावट तथा स्थिरता आएगी। राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कच्चे तेल की आयात पर विदेशी मुद्रा कम खर्च होंगे। देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। मैडम, 2 मिनट और दे दीजिए। माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बस 2 मिनट। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था लागू किए और इसका परिणाम हुआ कि आज मेरे बिहार में इथेनॉल के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है। देश में पहला इथेनॉल पॉलिसी बिहार राज्य में बना और मैं मानता हूं कि भारत सरकार की 20% तक इथेनॉल मिश्रण की व्यवस्था में बिहार में उत्पादित इथेनॉल का सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। मैडम, इसलिए मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और बिहार में करीब 15 इथेनॉल फैक्ट्री में उत्पादन चल रहा है और करीब 56.50 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है और 47 नए इथेनॉल का प्लांट की मंजूरी। धन्यवाद सभापति महोदया। धन्यवाद सभापति महोदया। मुझे ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2024 पर अपने विचार रखने का अवसर मिला है। ये विधेयक देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेल और गैस क्षेत्र का महत्व किसी भी देश के विकास और अर्थव्यवस्था में अति प्रमुख है। आज भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनरी बन चुका है। 2014 में हमारी रिफाइनिंग क्षमता 215.07 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष थी, जो अब 256.8 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। तेल और गैस की बढ़ती मांग और सरकार की दूरदर्शिता, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान यह है मांगते दोहरा ने 1123 मिलियन टन तेल समतुल्य तक पहुंच जाएगी। ये देश के विकास की कहानी बना रख सकती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। ये मात्र 0.26 मिलियन टन से बढ़कर 30 मिलियन टन हो गया है, जो 10,000% से भी अधिक की वृद्धि की दर्शाता है। इथेनॉल उत्पादन में क्रांतिकारी बदल, सरकार ने जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। 2014 में जहां इथेनॉल की खरीद मात्र 38 करोड़ लीटर थी, वही 2024 में ये 720 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और 180 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का आयात प्रतिस्थापित हुआ है। अध्यक्ष महोदया, भारत की हरित और प्रायोगिक क्रांति भविष्य की दिशा के लिए मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है। 8 लाख करोड़ का निवेश और 6 लाख नौकरियों का सृजन करता है।
2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अनुमानित है। रुपए 1 लाख करोड़ की जीवाश्म ईंधन आयात में किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से हमारे यहाँ बन चुका है। सभापति महोदय, खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार जो किया है, तेल में प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मीथेन और सेल गैस को शामिल किया गया है। इसके कोयला, लिगाइट और हीलियम शामिल नहीं होंगे। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो भूमिका है उसके बारे में 2 बात करना है। साल 2021-22 में रूस में भारत का कच्चा तेल आयात मात्र 1% था, जो 2023 में बढ़कर 20% हो गया। यह ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक और किफायती विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा ओपेक देशों में, जिससे सऊदी अरब और यूएई के साथ भी मोदी सरकार ने ऊर्जा साझेदारी को मजबूत किया है। सऊदी अरब जी भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, ने पिछले साल लगभग 38 मिलियन टन कच्चा माल भारत के निर्यात किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ईस्टर्न पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन जैसे पहल ने भारत को भू राजनीतिक तनावों और बावजूद ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने में मदद की है। भारत ने 2022 में अपनी ऊर्जा जरूरतों को 85% आयात किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां के कारण वैश्विक बाजारों में कीमतों की बढ़ने के बावजूद भी घरेलू कीमतों की स्थिरता रखा गई। अध्यक्ष महोदय, मैं खाली सभापति महोदय 2 पॉइंट रखता। सरकार से मैं पेट्रोल और डीजल के बारे में, मिलावट के बारे में करना चाहता हूं कि मिलावट करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोषी पेट्रोल पंपों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाए। पेट्रोल पंप की नियमित और पारदर्शी जांच के लिए एक ठोस तंत्र विकसित किया जाए। दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और आपराधिक मुकदमे दर्ज किया जाए। जो सिलेंडर ब्लास्ट होता है, सिलेंडर ब्लास्ट होने की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सिलेंडर की गुणवत्ता जांचने के लिए सख्त मानक लागू किया जाए। पुराने और खराब सिलेंडर को तुरंत बाजार से हटाया जाए। सिलेंडर से जुड़ी सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाए। सिलेंडर वितरण और रिफिलिंग केंद्रों पर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। सिलेंडर फटने के मामलों में दोषी अधिकारियों और कंपनियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभापति महोदय, मेरे मुंबई के बारे में एक चिंता मुझे कह रही है। एक बेहद महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये समस्या पाइप गैस कनेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण पाइप गैस कनेक्शन के लिए 3 साल तक लोगों को रुकना पड़ता है। मुंबई में घनी आबादी है, शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पाइप गैस कनेक्शन के केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने की दिशा में मुंबई को जल्दी से जल्दी पाइप गैस नेटवर्क से जोड़ना बेहद जरूरी है। ये कदम न केवल गैस वितरण में सुधार करेगा, बल्कि हमारे शहर को स्वच्छ करेगा। मेरा 1 मिनट में अनुरोध है, 3 साल से अधिक समय से पाइप गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे आवेदनों को प्राथमिकता से आधार पर पूरा किया जाए। पाइप गैस का नेटवर्क के विस्तार के लिए ठोस योजना बनाई जाए, ताकि अधिक से अधिक घरों में ये सुविधा मिले। ऊंची इमारती और हाउसिंग सोसाइटी में सिलेंडर के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम घटने के लिए कदम उठाया जाए। सभापति महोदय, ये मुद्दा केवल सुविधा का नहीं है, ये मुंबई के नागरिकों की सुरक्षा। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to participate in the discussion to introduce the Oil Field Regulation Development Amendment Bill 2024. Expanding scope of mineral oils, the major highlight of the Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024 is the expansion of the definition of mineral oils. This includes the hydrocarbons such as shale gas, coal bed methane, alongside crude oil and the natural gas. The risk of over-exploitation of resources, the expanded definition of mineral oils could encourage rapid exploitation of unconventional resources like shale gas, leading to the resource depletion and ecological imbalances. The integration of renewable energy projects, the bill proposes the forward-looking measures to prevent the renewable energy projects like solar and wind power within the oil fields. This provision represents the commendable efforts to integrate sustainability into the energy sector. Centralization of regulatory power. The bill grants extensive authority to the central government for the rule making and the dispute education. Although the bill introduces the alternative dispute resolution ADR mechanisms, and the absence of clear timelines and procedural guidelines could lead to the prolonged disputes,
and deterring investment in the sector. The well-defined framework is essential to prevent the delays in the oil field operations and instill investor confidence. The Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 represents the progressive step in addressing India's energy challenges. However, integrating the clear regularity boundaries and strengthening the environmental safeguards and the promoting local community benefits are the crucial for its effective implementation. I would urge the central government to consider these recommendations to make the bill most robust and inclusive. With this, YSR Congress Party support this bill. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री E.T. मोहम्मद वसीर जी. Madam, thank you very much. Madam, with regard to this bill, we all know that India and the whole world is facing a lot of issues like this oil field related matters. This is an era of different global energy contexts. There are many aspects connected with the energy access, energy security and energy affordability. There is an urgent need and pressing to the increase of domestic production of oil and gas to meet the rising demand for energy. We have to reduce import dependence of the country. India needs strong legislation in this regard. Madam, this legislation, I feel that it's a proper consideration for these aspects. Now coming to certain concern, Madam, environmental concern, that is to be addressed. Similarly, air pollution kind of things connected with this industry, I'm saying. Water usage and contamination, that also is a matter of concern. Similarly, Madam, health risk, communities living around that area, their health hazard, that also is an important thing to be addressed. Land conflict between the various section companies and local communities, that kind of things will have to be addressed. Displacement of communities because of the new industries coming. All these aspects will have to be given due consideration. Regulatory and legal compliance, that also is an important thing to be addressed. That I think proper care has not been taken in this regard. Greenhouse emission, that's a very important subject, Madam. When we are making such a legislation, reforms, we have to give due consideration for that kind of thing also. Then community involvement. When an industry is coming, we must have a cordial relation with the community living around that. That part also be given proper consideration in this regard. Two important things I would like to point out, more things, sir. Madam, when we are designing to enhance the exploration and production, we should not forget the fact that we require sustainable and significant growth in the domestic production, particularly in oil and natural gas. That's a very important thing. When we are making a legislation like this, we must give due care in this thing also. Our slogan that Atmanirbhar Bharat should not be confined on a just slogan and as a lips exercise like that. We must give due consideration. We must have all kind of investment. But at the same time, as far as indigenous industries are concerned, we must do the maximum possible for their sustainability in that way also. In the foreign investment, when we are opening our doors for foreign direct investment, we must keep this thing in our mind. That also is a very, very important subject which I would like to point out. Similarly, Madam, we must have legislations. When we are making this legislation, social aspect of that legislation, that also may be taken into consideration. I appeal to the government to have serious thinking about that. It's not only the matter of production or like that. At the same time, it should go along with the other social aspect also. Industries we must have, foreign investment we must have. At the same time, life and of Indian industry, that also is an important thing. Big companies are coming to capture the things. We should not do in that kind of things. We must preserve the wealth of our nation. These are the submissions which I want to make. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री गोपाल पड़वी जी. Thank you for the opportunity, Chairman, Madam. I just want to ask the government, because the concerned minister has given a very guilty conscience reply. I think the shields are up.
But I want to ask, the bill defines mineral oils as any naturally occurring hydrocarbons, whether in natural gas, liquid, viscous or solid form, or combination of these. It includes various resources as crude oil, natural gas and petroleum. However, it explicitly excludes coal, lignite and helium associated with it. Kindly give a reply to that. The bill, I feel, definitely encourages private investment to boost domestic production, petroleum production and mineral oils. I think that the bill is trying to decriminalize, and by decriminalizing, you're definitely trying to reform you're trying to replace the imprisonment provisions, the penalty provisions in place of fines. I think there is some kind of protection to the private entities, and definitely I feel that the government is trying to protect its most favored businessmen, or what is it? The government should give clarification regarding that. And the bill, I think, there is a certain objection regarding the state rights. The concerned minister gave a reply even before the discussion of the bill, but I would still raise that issue because as Indian states have the authority to tax mining activities, this bill seeks to undermine the state rights. And on July 25, a Supreme Court bench of 9 judges ruled that states have the exclusive right to tax mining activities and collect royalties from mining leaseholds based on entry 50 of the state list in the Indian Constitution. However, by redefining the Oil Fields Act to provide petroleum leases instead of mining leases and restricting it to mineral oils rather than minerals, one could argue that the law would fall under entry 53 of the Union list, which allows Parliament to regulate oil fields, minerals, or oil resources and petroleum products. The potential environmental impact of privatizing the industry definitely can be raised in this issue because public companies like Oil and Natural Gas Corporation and Indian Oil Corporation should be prioritized instead. The bill grants private players more discretion in their operations by removing criminal penalties and altering contracts. Day before yesterday itself, Indian Oil Corporation shares stock fell by 2.52%, and that itself says that there is some kind of unrest in the public companies, and the minister should give a clarification regarding that. I sense that there is a rapid shift. This kind of rapid shift would definitely undermine the PU's public sector undertakings role. And I want to give an example. I just want to cite an example. During the Deepwater Horizon oil spill of 2010, where the whole same process was centralized, and the local governments, especially in Louisiana, felt that they were sidelined during the crisis. This is what the government also should study into. I feel that. I want to give a certain example regarding Mumbai offshore and Rajasthan basins. There were recommendations by the Niti Aayog in 2018 proposal and the Oil Ministry's 2021 proposal for a stake sale in aging fields like the Mumbai High Basin and Bassein oil fields that had been shelved. Why hasn't the government prioritized modernization, technological upgrades for these fields? The Union government's decision to open 27,154 square kilometers of the Vadge Bank of Kanyakumari for oil exploration under 2016 hydrocarbon exploration and licensing policy threatened India's one of the most biodiverse marine regions. Why is the government prioritizing fossil fuel profits over the lives of thousands of fisherfolk and the environment? Just 30 seconds. I do not want to speak anything else, but just I want to ask this question, that few suggestions regarding this bill. To strengthen this bill, the government can actually provide a detailed framework for carbon footprint tracking and mandatory carbon offset programs to mitigate climate change. India is the third largest oil importer, and we have to try to increase the domestic production. That is, I would request the government. Thank you. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा द ऑफिशियल रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जिसको लाया गया और जिसके संबंध में उन्होंने आज विस्तार से अपनी बातें रखी भी। उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये बिल निश्चित तौर से इस बिल के संशोधन में लाने का जो मकसद है वो स्पष्ट हो गया है कि ये अमेंडमेंट बिल केवल संशोधन नहीं है, ये केवल अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट भारत की ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता और पूरे वैश्विक नेतृत्व को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इस ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पे जिस पे चर्चा हो रही, पूरे सदन के सभी सदस्य चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसमें संशोधन लाने की जरूरत क्यों पड़ी? स्पष्ट है कि जब
ये जिस तरीके से 1948 जो हमारा इसका प्रिंसिपल एक्ट है, इस प्रिंसिपल एक्ट में बदलाव लाने की कौन सी जरूरत पड़ी? आखिर 1948 में क्या कारण था? 1948 में ये जो मूल हमारा या प्रिंसिपल एक्ट है, ये इसमें केवल माइनिंग लीज की अवधारणा थी। तब तक हम क्रूड ऑयल को या प्राकृतिक गैस को केवल माइनिंग लीज में रखते थे, और उसके नाते जो और तमाम चीजें थी, चाहे हाइड्रोजन की आज बात हो, चाहे हमारे मिथेल की बात हो, सेल गैस की बात हो जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा, कोल बेड मिथेन की बात हो, टाइट गैस की बात हो, हाइड्रोजन उत्पादन की बात हो, इन सारी चीजों को अलग अलग थी। अगर आज 1948 के उस प्रिंसिपल एक्ट में अमेंड करके माननीय मंत्री जी और सभी इस माइंस को, जो अभी तक माइनिंग लीज कहलाता था, उस माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज को करके संशोधन लाए हैं, निश्चित तौर से अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और ये पूरे वैश्विक में जो भी, चाहे एफडीआई हो या दुनिया का कोई व्यक्ति क्यों निवेश करेगा, अगर उसको सेल गैस में हो, कोल बेड मिथेन में हो, टाइट में हो, हाइड्रोजन में हो, तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेगुलेटरी होनी चाहिए थी। 1948 में अभी तक अनसर्टेनिटी थी, कोई सर्टेनिटी नहीं थी रेगुलेटरी की। तो जब कोई एक सर्टेनिटी नहीं होगी, अस्पष्टता का अभाव होगा, तो निश्चित तौर से कोई निवेश करने वाले के सामने एक अनिश्चितता रहेगी और वो निश्चित नहीं करेगा, क्योंकि निवेश करने का तात्पर्य होता है कि वो करे। और आज जब हम इस परिभाषा को बदल रहे हैं, तो अब इस परिभाषा में केवल ये माइनिंग नहीं रहेगी। अब माइनिंग के बाद जब पेट्रोलियम लीज होगा, तो इसमें कम से कम 4 सेक्टर जोड़े जा रहे हैं। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा रिफाइनिंग और फिनिशिंग, और चौथा ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जब चारों सेक्टर को हम जोड़ेंगे, तो निश्चित तौर से एक लॉन्ग टर्म में एक हमारी स्टेबल पॉलिसी होगी, जो नवीन और तकनीकी चीज़ों को बढ़ावा देगी, जिसके कारण पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी। अभी तक 1948 में क्या था, उसकी जो खनन के पट्टे की जो पैरामीटर था, वो 1948 में जो कानून था वो स्पष्ट ही नहीं था। किसी कंपनी को कितनी अवधि के लिए होगा, कितने भौगोलिक क्षेत्र में, कितना डेमोग्राफी में उसको एक्सप्लोर करना है, इसका भी अधिकार नहीं था। एक अनिश्चितता के कारण कोई भी निवेश करने से डरता था। और जो नए कानून बन रहे हैं, पूरी दुनिया में जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसमें कानून में केवल तेल और गैस उत्पादन के लिए था। आज जब वैश्विक स्तर पे हम उन्नतशील तकनीकों को, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसका कोई उल्लेख नहीं था। तो आज तो ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया में जैसे आज रिन्यूएबल एनर्जी में हम थर्ड हैं, हम उस पर आऊँगा विस्तार से, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में इस बिल के आने के बाद से शायद जो एनर्जी सेक्टर, जिसको शुरू में कहा उन्होंने कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुए, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे और थर्ड होंगे, तो निश्चित तौर से उस दिशा में, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन हो, एनर्जी का खर्चा हो, अभी बहुत वक्त नहीं, लेकिन मैं तब भी कह देना चाहता हूँ कि हमारे नहीं 2 मिनट हुआ, मुझे 5 मिनट की बात हुई है। मैं चाहता हूं कि आप सुन लीजिए कि यह कहा गया कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन, आखिर यूपीए का देख लीजिए। ड्यूरिंग ईपीए रूल 2004 to 14, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रिमेन्स स्टैग्नेंट एट अराउंड 38 MMT इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। कांग्रेस लेड इंडिया एनर्जी डिपेंडेंस ग्रो, मेकिंग अस मोर रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी थी। Even natural gas, they failed miserably despite the huge potential of KG-2D6 basin. India's government production collapsed under Congress corrupt and insufficient policy. The KG जो बेसिन स्कैम हुआ था, उस समय का सबसे बहुत बड़ा करप्शन हुआ था, जिसमें कृष्णा गोदावरी बेसिन स्कैम में कहा गया था कांग्रेस लीडर में कि बिगेस्ट बिट्रेयल ऑफ द इंडिया एनर्जी सेक्टर। इंडिया एनर्जी सेक्टर के साथ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CAG की रिपोर्ट थी। CAG रिपोर्ट ने एक्सपोज किया था कि हाउ द गवर्नमेंट अलाउड अनड्यू बेनिफिट टू द कंपनीज लीडिंग टू मैसिव लॉसेज फॉर द नेशन। उस देश के लिए उतने बड़े, 1 मिनट सुन ले मैम, उसके लिए कौन जिम्मेदार? ये कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। आपको याद होगा 2014 तक लोगों को गैस का सिलेंडर लेने के लिए पैसा दे करके उनको ब्लैक में लेना पड़ता था, लाइन लगा के पुलिस थाने के सामने गैस का सिलेंडर पड़ता था, और उसके बाद भी गैस नहीं मिलता था, लाठियां खानी पड़ती थी। और आज 11 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने गैस का सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला में दिया। ये एनर्जी सिक्योरिटी, कौन सी एनर्जी सिक्योरिटी? मैं आज कहना चाहता हूं, आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया की बात करिए। अगर इंडिया में हमारा पेट्रोल 94 रुपीज पर लीटर है, डीजल
डीजल 87 रुपीज है। नेपाल में 103 रुपया पेट्रोल है, 156 रुपया डीजल है। बांग्लादेश में 106 रुपया पेट्रोल है, डीजल 105 है। पाकिस्तान में 255 है, 258 डीजल है। श्रीलंका में 309 रुपया है, 317। मैं ये बात मैं उनकी जानकारी में दे रहा हूं कि आज भारत में सबसे कम तेल का दाम, इसलिए कि भारत में एक स्थिर सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, इसलिए मुझे कह लेने दीजिए। साहब कोई विजन नहीं था, आज मोदी जी का एक विजन है जिसका स्पष्ट तौर से, और मैं कहना चाहता हूं कि आज उस दिशा में जो हमने रिफाइनिंग में भी क्षमता को जो 249 मिलियन टन पर ईयर, उसको मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, उसको बढ़ा के 249 मिलियन टन पर ईयर से 450 मिस्टर जयप्रकाश ट्राई टू लिसन मी 450 मिलियन टन पर ईयर ले जाने का लक्ष्य है। आज चाइना की क्या ऊर्जा नीति है? घरेलू उत्पादन पे, कोयले पे। भारत सौर में भी है, पवन में भी है, हाइड्रोजन में भी, एलएनजी में भी है। आज हम उसको एक सस्टेनेबल एनर्जी की मॉडल कर रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया ऊर्जा आपूर्ति में विदेशों पर निर्भर है, और भारत अपने घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर अमेंडमेंट लेकर के आए हैं तो आप माननीय मंत्री जी, और मैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म दिया है। माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए, प्लीज। हो गया यार, हो गया। मैडम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय, प्लीज बैठिए, प्लीज। I would like to start by, Madam, I would like to start by thanking you and through you all the honorable members who have taken the floor. And I can say with all sincerity that it always immensely pleases a minister when a discussion of this kind starts to become information sharing with some good ideas coming, and it begins to take the shape of a seminar rather than a discussion on partisan lines. Therefore, I want to start by thanking all the honorable members, and I will start with the last of my colleagues and friends who have spoken, Shri Jagdimpika Pal ji. I want to thank Shri Padavi ji, Shri Mohammad Bashir ji, Tanuja Rani ji. I want to thank Ravindra Vaikar ji, Krishna Prasad ji, Pratima Mandal ji, Ramashankar Rajbhai ji, Shri D.M. Kathir Anand ji, Shri Dilip Saikia ji, and my colleague and friend Shri Manish Tiwari, who led the discussion. Madam, because of the shortage of time and in the interest of efficiency, I would suggest that I club some of the points made and respond accordingly. The first issue which has been raised is, what is our long-term strategy for energy security? And I can say that our long-term strategy for energy security revolves around the trilemma of availability, affordability, and sustainability. And so far we have navigated all three, availability, affordability, and sustainability, I think very successfully under the Honorable Prime Minister's very bold and upfront and decisive leadership. Let me give an example. When it comes to availability, we have not hesitated, as the Honourable Member said, of importing from wherever we have to. And he mentioned a windfall, he mentioned problems can come. I just want to apprise him of the ground reality. Insofar as we are concerned, we used to import from 27 countries. Today, we are importing from 39, and of late, we are even buying from a 40th country. We will buy from wherever we have to. And my
common refrain to my counterparts in other countries is, if you have oil in your backyard and if you can deliver it to my port of importation at a reasonable price, we will buy it from you. We do not distinguish between the sources of supply. But our companies, I am talking only about the public sector companies, the private sector I think is equally efficient at that, perhaps more, perhaps less. We will issue a tender at the point of importation that we need a particular grade of crude at a particular point. It can be Visakhapatnam, it can be any other point, and whoever wins the tender can supply. The supply logistics, the fleet, etc., is up to the supplier. We are very clear on that. And therefore, whether ups and downs come, during the last few years that I've been a minister, there's been turmoil in the market. There was an economic lockdown. The price of a barrel of crude came down to $19.56 a barrel. It then shot up to $128 a barrel. Today, when we look at prices, we are all within a range. And today, I would like to tell my friend, the Honorable Shri Manish Tiwari, there is more oil in the world coming on the global market, particularly from the Western Hemisphere. Let me give you the example of Brazil. It used to make 3 million barrels a day. They're bringing up another 140,000 barrels a day. Guyana, Suriname, Canada, the US. US is the world's largest producer. It produces 13 million barrels a day. They're bringing on another 1.6 million barrels. There is no shortage of supply. Therefore, if you are a large consumer, which we are as India, we are one of the largest consumers, we can leverage that market consumption card to diversify and buy from the cheapest source. I have therefore no doubt in my mind that we will be able to navigate this trilemma in the years to come with equal success under Prime Minister Modi's leadership. Now I come to affordability. I would have thought that some of my friends across the opposition benches would have talked about the price of energy. Very few of them did so. Because the honest God's truth is, India is the only country in the world where over a last 3-year reference period, the price of petrol and diesel has actually come down. And the BJP states, which I will give you the answer. Have the patience to listen to it. Have the patience to listen to it. We have brought down the price of petrol and diesel because the Prime Minister reduced central excise on 2 occasions. November 21 and May 22, whereas the Congress-ruled states, have been increasing their VAT. They've also been increasing milk prices. So let us have a serious discussion, and whenever you are in a meet for a serious discussion, I will sit for you. Now we come to prices in the neighborhood. Prices in the neighborhood are at least 15 to 20 to 25% higher than in India. Equally, prices in Western Europe and the United States are much higher than in India. It's only in India that prices have come down. Now we come to what is our overall strategy. Overall strategy is to increase domestic exploration and production, but also to increase our clean energy. When Mr. Modi assumed responsibility, the biofuel blending at the center, which was aimed at 5% for 10 states and union territories, I was part of that effort, only came down to 1.4% total. We had a target of 10% biofuel blending till 2022. November, we did it 5 months in advance. We had a target of 20% biofuel blending for up to 2030. We have done it 6 years in advance. We have already achieved 20% blending, 19.6% in the last 1 month. Now I come to some very interesting points raised. A CSR issue has been raised by my colleague from the Samajwadi Party. I'm so happy he's raised it. They come to me and I tell them, CSR, according to the law, is an expenditure on corporate social responsibility which has to be incurred by the companies out of the 2% of profits that they make, and there is a threshold for that. So it's a very interesting situation. The honorable members come to me and tell me कि CSR दिलवा दीजिए, then they sit in the house and say मतभेद नहीं, भागभेद नहीं होना चाहिए, differentiation नहीं होना चाहिए. I now have an answer to give them. Since you don't want any differentiation, you don't want us to reply, please deal with the companies directly.
That is my answer to you. You cannot have it both ways. Come to me in my chamber and say, karwa dijiye, and then you turn around in the house and say, differentiation here. Mera aapko tab bhi answer yahi hota hai, abhi bhi yahi hai. Companies decision leti hai, company ka board decision leta hai, kyunki ye company ke profit se aata hai. So let's not play these little games with each other. Several things have been said about our federal structure, Madam. One of the honorable members from Tamil Nadu has raised a very important point. He raised a point about environmental damage. He also said that, a letter had been written by the Honorable Chief Minister. I have seen some reference to that, and I would like to point out the following. That when a block is offered as an offshore deep water block in the country's territorial waters, which is outside the jurisdiction of the state government, it's a very large area, sometimes 10,000 square kilometers. Very large area. Now, when you ultimately go to prospect there, when you go to do the drilling, it's in a very small area. And wherever the drilling takes place, permissions will have to be sought. And the permission granting authority is the state government. And I've had a few examples myself. The honorable member from Trinamool Congress spoke, and she referred to one such case. I want to share with you my experience of what happened in the Ashok Nagar discovery in West Bengal. What happened is that the ONGC had incurred a expenditure of about 1,000 crores, and I think they had dug something like 99 wells, and the matter came up in Parliament, and ultimately, I'm very happy that on 24th February 2025, this permission has been given by the West Bengal government. I have listened for 2 hours. I have listened for 2 hours to the debate, and I think I owe it to my colleagues to give them an answer to what they have said. Insofar as what an honourable member, I am not yielding. I have to give a reply, and I am winding up very quickly. On the issue of, Madam, I am seeking your understanding. I know how to respond to these things, but I will choose to confine myself here. I will respond to the honourable member separately later. But the point here is our overall strategy is very clear. We need availability, affordability, and sustainability. Number two, we will also go down the sustainability, not only in biofuels, compressed biogas, green hydrogen, and we are making massive progress in all these areas, including newer technologies, including encouraging startups. So I think we have a holistic approach in all that. I want to once again thank all the honourable members for participating in the debate. I now commend that the bill be adopted by this House. विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय मंत्री जी। Yes, I recommend that it be taken up for approval. Clause 1. संशोधन स्वीकृत करना है। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 3 और 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। खंड यथावत संशोधित। प्रश्न यह है कि खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। खंडों को स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 5। संशोधन स्वीकृत करना है। प्रश्न यह है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। खंड यथा संशोधित। प्रश्न यह है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। खंडों को स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि खंड 5 से 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 से 11 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 6। संशोधन स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। खंड यथा संशोधित। प्रश्न यह है कि खंड 12 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 12 यथो संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करें। मूव्ड मैम। संशोधन स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। खंड यथा संशोधित। प्रश्न यह है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री जी, संशोधित स्वीकृत करना। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। यथा संशोधित अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना। विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को प्रस्तावित यथा संशोधित करें। यथा संशोधित पारित किया जाए। विधेयक को पारित करना। प्रश्न यह है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। शून्यकाल। माननीय सदस्य अनूप धोत्रे जी है क्या? Speaker Madam, my question is related to आत्मनिर्भर भारत में जो माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ये बनाया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सिडाइज किया जाए। जो हमारे देश में
खेती में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो किसानों को काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सॉइल का जो लॉस होता है, जो खेती में एक्सेस फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन के माध्यम से जो खेती में नुकसान होता है उसे रोकने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया को सरकार के माध्यम से एक अच्छी सब्सिडी मिले और इसका फायदा किसानों के उपज में और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो किसान का खर्चा बढ़ रहा है, इस खर्चे को रोकने के लिए इस दोनों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिले। धन्यवाद मैडम। भारती पारदी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो हमारी संस्कृति धरोहर है, पर्यावरण और लोक आस्था से संबंधित है। यह विषय बैनगंगा नदी पर स्थित घाटों से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से बजरंग घाट, शंकर घाट, महामृत्युंजय घाट, जिसे जागपुर घाट भी कहा जाता है, बालाघाट जिले में स्थित है। इन घाटों के आसपास सघन वन क्षेत्र है और यह क्षेत्र पूजा अर्चना और भ्रमण के लिए लोगों का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। हालांकि दुर्भाग्यवश बाढ़ के कारण इन घाटों की मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे वन संपदा को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और यहाँ की आस्थाएं भी संकट में है। यदि यह स्थिति रही तो बजरंग घाट मंदिर के ढहने की गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस समस्या का समाधान पक्के घाटों के निर्माण में निहित है। इससे न केवल लोगों को पूजा और आरती में सुविधा मिलेगी, बल्कि नगर वन का सौंदर्य होगा और वनों को भू अपरदन से बचाया जा सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर ओलाका जी। Thank you, Chairman, Madam. I would like to raise a very important issue about women empowerment, what is happening to women in Odisha. मैम, एक ट्राइबल लड़की जो क्लास 10 में पढ़ रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, she delivered a child while she giving the examination. A class 6 tribal girl, she was found pregnant in Champur district, the home district of the Chief Minister. A class 6 girl was gang raped in a government school in Jharsuguda. A class 12 girl in Kendrapada, she died by suicide. A 10-year-old girl was brutally raped and murdered in Balasore. अगर देखोगे 54 gang rapes, 1600 instances of atrocity against women, 4 साल में 36,420 महिलाएं, 8,403 बच्चे मिसिंग है। ये उड़ीसा में हो रहा है पिछले 8 महीने से। और जब हमारे विधायक असेंबली में वहां पे आवाज उठाते हैं तो उनको मारपीट किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है। सर, ये राहुल गांधी का पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जवाब सड़क से लेके हर जगह पे ही करेंगे। इस अन्याय के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अनुरोध करता हूं कि आप एक कमेटी बना के देखो, ओडिशा में जो एट्रोसिटी हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसके लिए आप कार्रवाई तुरंत कीजिए और सरकार को आप निश्चय ये डायरेक्शन दीजिए कि वहां पे एट्रोसिटी जो महिला के खिलाफ हो रहा है वो कम हो, बंद हो, यथाशीघ्र हो। थैंक यू मैडम। वो जो चिल्ला रहा था, वो लोग का फ्लाइट है। राजकुमार हो गया। माननीय सांसद श्री राजकुमार रोत जी। नहीं है। ये लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण, हनुमान। उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर का नाम कहाँ है? बुला दीजिए चंद्रशेखर। माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी, नाम कहाँ है? अच्छा, इसमें नहीं है मैम, चला नहीं अभी ये बीजेपी का लिस्ट है। धन्यवाद सभापति महोदया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बात रखनी है। सभापति महोदया, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बहुत अच्छा जो है ये पूरा कार्यक्रम है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, पुरुषों के साथ महिलाओं को रोजगार मिलता। लेकिन महोदया, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत
जो प्रतिदिन मानदेय है वो 237 रुपए है और उसमें महिलाओं की भागीदारी 42.26% है। चूंकि यह स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराता है और अगर इसी दैनिक मजदूरी दर को बढ़ा दिया जाए तो इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा, उनमें भी महिलाओं को। देश के कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा में 374 रुपए प्रतिदिन, गोवा में 356 रुपए प्रतिदिन, कर्नाटक में 369 रुपए प्रतिदिन, केरल में 346 रुपए प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनस्किल्ड मजदूर भत्ता भी 400 रुपए प्रतिदिन है। मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर भी बढ़ाई जा सकती है अगर सरकार पर ध्यान दे तो 237 रुपए पर्याप्त नहीं, कम से कम इसको 500 रुपए तो करे, ऐसी मेरी जो है सरकार से मांगे। महोदय धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सांसद श्री कार्ति चिदम्बरम जी। The default position of insurance companies when farmers go and claim crop insurance is to delay and to deny. So that must change, madam. The way in which crop insurance is calculated, even a nuclear scientist will not be able to understand it. They take a satellite image of the block, then they take these 5 to 7 year average of the crops there, and they use an algorithm to decide whether a farmer is entitled to compensation or not. The district collector does not understand the formula, and the companies use this as an excuse to deny compensation. The number of farmers seeking compensation is going up every year, but the amount paid to them is going down every year. A humanistic approach must be taken and not based on algorithms, satellite images and averages of 7 years, which does not take ground reality. So the Agriculture Ministry and the Finance Ministry must intervene and make sure our needy farmers, the compensation is given in timely manner instead of delaying it and denying it to them. Thank you very much, madam. माननीय सांसद श्री राजकुमार रोध जी। महोदय धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर्स पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा जो आज विषय था, विशेषकर 1966 के अंदर माही और कड़ाना जो बांध बना, 10 जनवरी 1966 के अंदर गुजरात और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ और यह समझौता डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए काला कानून की तरह दर्ज हो गया। बांध बना, विस्थापित वहां के लोग हुए, उनको आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला और नहीं उनको विस्थापित की गई जमीन आज उनके कब्जे में है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि 1966 में जो राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते पे केंद्र सरकार जो 77 टीएमसी जो पानी है, उस पानी को राजस्थान के अंदर उपयोग करने के लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि समझौते में लिखा था कि जिस दिन नर्मदा का पानी गुजरात में पहुंच जाएगा, उसके बाद राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को निर्माण के लिए जो लागत आई थी वो लागत राजस्थान सरकार देगी और इसके बाद स्थानीय लोगों को पानी मिलेगा। अभी प्रयाग धारा उसको जालोर सिरोही उधर बाड़मेर लाने का पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को वो पानी नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग विस्थापित हुए और उस जो दोनों बांध बनने से लगभग 10,000 के अधिक परिवार विस्थापित हुए थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो अंतिम में मेरा यही अनुरोध है कि जो गुजरात और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके स्थानीय लोगों को लाभ दे। और ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿರುವ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇದೇನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಅನುಮತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಇವರು। ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ
ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸದೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಳಿಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಜಾಗವಿದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to raise a very important matter regarding the NRIs in our country. Madam, a new provision is introduced in the Finance Act 2024 with respect to the taxation of capital gains on real estate in the Finance Act of 2024. The new provision allowing an option between 20% tax with indexation and 12.5% tax without indexation with respect to the sale of immovable properties acquired before 23rd July 2024. But this option is applicable only to the resident taxpayers. The non-resident Indians are excluded from the benefit of indexation. This amounts to unjust disparity. The NRIs and the OCIs are mandated to pay a flat rate of 12.5% on the sale of immovable properties without accounting for indexation. The NRIs and OCIs invested in India with an understanding that then their investment would be treated on par with the residents. Excluding them from the said benefits amounts to discrimination. Hence, I urge upon the Government of India to extend the benefit of indexation to non-resident Indians and the OCIs also. This is a just and equitable demand on the part of the NRIs that may be allowed. That is a demand which I would like to make. Thank you very much, Madam. माननीय सांसद श्रीमती संगीता कुमारी जी है नहीं, अच्छा ये है. Thank you, Madam. I draw your attention to the following matter. As per the current guidelines of incentive funds under special assistance to states for capital investment, which is called SASCI 2024-25, the funds have to be utilized within the current financial year, which ends in March 2025. The government of Odisha has initiated the process for farmer registry and has applied for the incentive amount under creation of Farmer Registry Part 7B of SASCI. But it is unlikely that the target will be achieved and incentive funds will be utilized before the end of the financial year due to the following reasons. First, the state will have to undergo a mutation drive to update current owner names, as more than 60% of lands in the RORs have not yet been updated. Discussions in this regard are in process with the Department of Revenue and Disaster Management. 2. Multiple owner issues exist in the ROR database. 3. Surname issues have been reported from tribal districts. The Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, who is also the Minister for Agriculture, has raised the matter with the Honorable Union Minister for Agriculture, Government of India. In this regard, I request the Honorable Minister for Agriculture, through you, ma'am, for an extension for the target achievement and utilization of incentive funds under special assistance to states for capital investment 2024-25 till the end of the next financial year. Thank you. माननीय सांसद श्री एंटो एंटनी जी. Thank you, Chairperson. I rise today to bring to your attention the grave concerns of rubber farmers who are yet to receive the subsidies announced by the Rubber Board of India. Before the last Lok Sabha elections, a subsidy of 4,000 per hectare for rubber rain cover and spraying was promised. However, despite thousands of farmers applied before the December 31st, 2023 deadline, their applications remain unprocessed. The concerned ministry has
not issued any notification for fund release, leaving farmers in distress. Similarly, the announced increase in subsidy for rubber replanting remains unfulfilled. Farmers who planted saplings last year and applied for subsidies have not seen an inspection from the concerned officials, nor they received the payments. Moreover, 5.5 crore in arrears 2022-23 remains unpaid, and the 40 crore promised for 23-24 has been no follow-up action. Adding to their financial struggles, rubber farmers have long demanded the implementation of a minimum support price for rubber, ensuring stable income and protection against fluctuating market prices. Furthermore, the rubber plantation subsidy in Kerala must be increased. Presently, the government is giving 40,000 per hectare in Kerala. At the same time, Northeast it is 1.5 lakhs, which contributes to 75% of the country's natural rubber is from Kerala, must not be left behind in government support. As this year's tapping season ends, the financial burden on rubber farmers is worsening. I urge the government to immediately release pending subsidies, instruct the rubber board to expedite the application processing and increase replantation subsidies to the farmers. Thank you. माननीय सांसद श्रीमती शाजदा अहमद जी. Thank you, ma'am, for giving me the chance. I wish to draw the attention of the government to the persistent delay and irregular train services on the Howrah-Kharagpur line and Howrah-Amta route under South Eastern Railway, which passed through my parliamentary constituency, covering Bauria, Phuleshwar, Uluberia, Kulgachya and Bagnan. Thousands of daily passengers, including government employees, students and workers, are facing immense suffering due to this. Despite bringing this matter to the attention of the Honourable Railway Minister through written communication, there has been no significant improvement in the situation. The continuous delays are affecting livelihoods and productivity, causing distress to the people who rely on these trains daily. I urge the government to take immediate corrective measures, including strict monitoring, improved scheduling, and better infrastructure management to ensure timely and regular train services for the commuter of this region. Thank you, ma'am. माननीय सांसद श्रीमती मालविका देवी जी. Thank you, Speaker Ma'am, for giving me an opportunity to speak during Zero Hour today. Through you, I would like to raise an important issue for my constituency of Kalahandi. The people of my constituency have to go out and look for jobs. There were some industries which were declared as sick industries and have hence closed down. Would like, through you, to request to please look into these and ensure that they are started again, as you know that the industrial development is the base that leads to huge job opportunities for the people of a constituency and hence leads to the full economic development. The industries hence are the Konara Cotton Grower Spinning Mill, at Kesinga, the Western Orissa Sugar Mill, Mathura, Junagadh. Please look into these and restart them as soon as possible, as it is a huge public demand of the people of my constituency. Ma'am, I would also like to request through you to start other Sikh industries, maybe through the PP mode, as it would start fast and would really help the people of Kalahandi achieve the dream of Modi ji, Viksit Bharat, Viksit Orissa, Viksit Kalahandi. Thank you. Dean Kuriakose. Thank you, Madam. Madam, the major issue about Kerala today and tomorrow is human-animal conflict. Can we imagine within a period of 10 years, in Kerala alone, more than 1,250 people have been killed by due to human-animal conflicts. In my constituency alone, within a period of 20 days, 5 people have been killed by elephant attack. Sir, Madam, who is responsible? If we are asking question here, they will reply, state government is responsible for the life and protection of each people. But the state government will reply, central government has to amend the law, Wildlife Protection Act 1972. Yes, we have to amend the 1972 Wildlife Protection Act. Sir, we have to get the permission to kill the animal, whatever is coming out from forest and attacking the human life and farmlands. Sir, in the foreign countries like US, China, Russia, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Tanzania, Mozambique and Namibia, hunting is legal, sir. Hunting is permissible. Like that,
the number of animals is higher than the carrying capacity of forest. We have to get the permission to hunting in a season. That is all over the world. It is going on. That is a scientific method they are adopting. Sir, in the Wildlife Protection Act, that is the latest Amendment Act, there is a provision of the wildlife warden having the right to give permission to kill the animals, but the state government doesn't doing that. They are not at all giving the permission for the wildlife warden to give the permission to kill the animal. That is going on. So that's why for protecting the life and property of people, have to give the permission to kill the animal, whatever they are attacking the human life as well as the farmland. Thank you, sir. Okay. धन्यवाद मैडम टाइम देने के लिए। मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि घोसी लोकसभा के साथ सौतेला व्यवहार और अन्याय क्यों? डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों में घोसी को कुछ भी नहीं दिया। घोसी में बुनकरों का एक छोटा उद्योग होता था, घर घर लूम चलते थे, लोग पेट पालते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में उनको बिजली में भी रिबेट मिलती थी। इस सरकार ने उस उद्योग को भी तबाह करने के लिए भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। पिछले 10 सालों में एक भी केंद्र सरकार की योजना नहीं गई। मैडम, मैं दिशा की बैठक में था, जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल वाली योजना है, अभी तक सिर्फ 40 गांवों में गया है और इस स्पीड से पिछले अगला 150 साल लग जाएगा। हमारे यहाँ 3 मिलें हैं, कताई मिलें हैं, चीनी मिल है, तीनों मिल बंद पड़ी है। कि शहर में भारत सरकार की जमीन है 25 एकड़ में। पहले सत्र से लगातार मांग कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी 1 बीघा 2 बीघा वाला है, वहाँ हायर एजुकेशन सेंटर खोलिए, कैंसर का हॉस्पिटल खोलिए। मैं रेलवे मंत्रालय को लिखता हूँ, रेल मंत्री जी का जवाब आ जाता है ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, हम इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चाहे 5 विधानसभाओं में अस्पताल का निर्माण हो, आजमगढ़ बलिया 4 लेन की निर्माण हो, सारी योजनाएं वही है। केंद्र सरकार सौतेलापन व्यवहार अगर घोसी के साथ करेगी तो घोसी की जनता सड़क से लेकर सदन तक इनका विरोध करेगी और आने वाले चुनाव में आजादी के बाद सिर्फ एक बार जीते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चीनी मिल को खोला जाए, कताई मिल को खोला जाए और उच्च शिक्षा संस्थान खोले जाए, कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभा महोदय। प्राचीन समय से ही महिलाओं का समाज में का विकास करने के लिए योगदान रहा है और मेरा लोकसभा क्षेत्र है राजसमंद जो मेवाड़ में है और वहां पर माँ मीरा का जन्म हुआ था और जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं जैतारण के, उनका यही मन है कि मीरा माँ का जो जगह है उसका विकास किया जाए। वहां पर काफी लोग आते हैं दूर दूर से और जब उनकी 525 जयंती थी तो प्रधानमंत्री जी ने भी 525 वर्ष की जयंती का सिक्का निकाला गया था। तो मेरा यही कहना है कि उस क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी तरह से जुड़े, पर्यावरण को और वहां की लोक संस्कृति को ध्यान पर रखते हुए सब कुछ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद कैप्टन Viriato Fernandez. Thank you, Madam Speaker. Through you, I want to draw the attention of the government regarding a very grave situation that has arisen in a beautiful small tiny village of Welsau in Goa. The railway contractor RVNL has forcefully occupied private property of some residents. They are elderly residents. One of the lady lost her husband, father a few days back. She couldn't bring her father out because the material has been dumped in front of the gate. The Sarpanch, a lady Sarpanch, Mrs. Diana Govea, issued a stop order notice that has not been adhered to. And the administration under pressure is filing complaints against the residents. I request the government to please take action. The private property owners have to be respected. The ownership of the land has to be respected. And the powers of the Sarpanch has to be respected. Otherwise, there will be no respect for Panchayati Raj or 73rd Amendment. Thank you, ma'am. माननीय सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल नहीं है। माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कोमते
धन्यवाद महोदय। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार के मध्य होते हुए 2 लेन उत्तर से दक्षिण NH 106 तथा पूर्व से पश्चिम 4 लेन सड़क NH 57 वर्तमान 27 जाती है। उस सड़क के सिमराही बाजार चौराहे पर बराबर जाम लगा रहता है तथा दुर्घटनाएं होती रहती है। 9 दिसंबर तथा 16 दिसंबर 2024 को मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 2 लेन NH 106 पर ROB निर्माण का प्रपोजल चल रहा है, जो वास्तव में कामयाब नहीं हो पाएगा। 4 लेन NH 27 पर ट्रैफिक काफी रहती है। महोदय, 4 लेन NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराने के लिए न तो जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और न ही बाजार डिस्टर्ब होगा। आज ही माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मिलने पर उन्होंने NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया तथा DPR कार्य अवार्ड भी कर दिया गया है। इसके लिए सुपौल की जनता की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा पुनः आग्रह करता हूं कि जल्द ही लेन NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जनहित में जल्द किया जाए। इसके लिए इससे जाम की समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। Thank you, Chairperson. Give me opportunity to raise very urgent and public important matter in my state as well as my constituency. Madam, the man-animal conflict in Kerala is a very serious concern. The alarming rise in man-animal conflict in Kerala, which has resulted in numerous human casualties, widespread crop destruction, and severe economic losses for farmers. The failure of existing mitigation measures and the lack of adequate support from the central government have worsened the crisis, leaving people of the nearing forest border in Kerala. Madam, the frequent intrusion of wild elephants and wild boars and tigers and leopards into human settlement, particularly in my district Kollam and also my constituency Patanapuram and Patanapuram. So Wayanad and Palakkad, Idukki, Pathanamthitta and Malappuram district also affected. More than 25 human deaths in the past 3 years and destruction of agriculture land worth is 500 crore. Despite repeated appeals from the state government and affected communities, the centre has failed to provide financial assistance or approve Kerala's proposal of population control measures and relocation problem animals. Madam, given the seriousness of the situation, the central government must declare man-animal conflict as a state-specific natural disaster to enable emergency relief fund. It should approve Kerala request to control culling the wild boars, which pose a severe threat of farmers' livelihood. Additionally, the centre must sanction 1,000 crores for the wildlife. मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनलों के लिए रेगुलेशन अथॉरिटी बनाने के विषय पर। मैडम, प्रेस या मीडिया हमारे संगठन गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया को विभिन्न खबरों के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुंचाना है। लेकिन आज के डिजिटल युग में बहुत से स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल न्यूज चैनल की संख्या बाहर से आ गई है। इनमें से बहुत सारे न्यूज पोर्टल चैनलों के द्वारा लोगों को झूठी और बिना विश्वसनीयता की खबरों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण संविधान के इस चौथे स्तंभ को भी सभी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। मैडम चेयरपर्सन, देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल व न्यूज चैनल केवल वेबसाइट के रूप में भी चलाया जा रहा है और इन चैनलों के कुछ संवाददाताओं द्वारा पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघकर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे झूठी खबरों को फैलाकर सबूतेज ब्लैकमेलिंग के भी काफी सारे उदाहरण सामने आया है। मैडम, ऐसे कुछ पोर्टल न्यूज चैनल के रोक लगाने के लिए भारत सरकार सभापति महोदय, हमारे देश का सैनिक रिटायर देश की सेवा करता है
और आज तक पूरे देश के जिलों में सैनिक कैंटीन नहीं खोल पाया। हमारे संसदीय क्षेत्र के देवरिया जनपद में, महाराजगंज, गोरखपुर में जाकर के सेंटर, गोरखपुर में केवल कैंटीन है, देवरिया जनपद के और कुशीनगर जनपद के सैनिक वहां जाते हैं, और 8 से 10 हजार सैनिक जब तक गोरखपुर पहुंचते हैं तब तक वहां कैंटीन का सामान समाप्त हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कुशीनगर और देवरिया जनपद के सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो सेना में काम कर रहे हैं, उनके लिए देवरिया में सैनिक कैंटीन खोला जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सांसद श्री शेर सिंह धुवाया। मैडम, आपने मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बोलने का मौका दिया। मैम, मेरा पंजाब में 3 रीजन पड़ते हैं, माझा, दोआबा, मालवा, और एक जानलेवा बीमारी जो कि पूरे देश को जकड़ चुकी है, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा जो मालवा क्षेत्र है, कैंसर के पीड़ित हजारों की गिनती में है। वहाँ के दिन ब दिन बहुत गिनती बढ़ती जा रही है, और हमारे फिरोजपुर से एक ट्रेन जयपुर को चलती है, बीकानेर चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। तो मैडम, इसके बारे में सरकार से बड़ी बार हमने अनुरोध किया, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं है। उधर जो अस्पताल है फिरोजपुर में एक पीजीआई बनने जा रहा है, लेकिन फंडिंग नहीं हुई है। फाइलका में एक कैंसर छोटा अस्पताल बनने जा रहा है, उसकी फंडिंग 50 करोड़ रुपया सिर्फ हुई है और कुछ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कैंसर पीड़ित लोगों को जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के पैसे दिए जाते हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं। बड़ी जो फाइलें पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी वो पैसे भी दिए जाएं, और कैंसर के अस्पताल पंजाब में बनाकर कैंसर के रोगियों का दान किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं चुन के आता हूं, वहां पर 5 नदियां हैं, चंबल, यमुना, उटंगन, खारी नदी और किबाड़ नदी। हमारी नदियों में जिसमें उटंगन, किबाड़ और खारी नदी है, वो जल आता है राजस्थान से, लेकिन हमारी तीनों नदियां सूखी पड़ी हुई हैं। किसानों को न सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा, न उन नदियों में पानी है, जल स्तर भी नीचे चला गया है। वहीं चंबल नदी है, चंबल नदी में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी आती है, तो चंबल नदी में भी पानी बहुत कम हो गया है। जबकि हमारे यहाँ चंबल बटेश्वर का क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र कहलाता है, तो चंबल में भी पानी ज्यादा है। और हमारे जो उटंगन, खारी और किबाड़ जो नदी है, तो राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं, मैडम, राजस्थान के जो बांध है उनसे पानी छोड़ा जाए, और आगरा जिले को, मैडम पूरा बात कर लेने दीजिए, फिर क्या फायदा, हम बात ही नहीं रख पाएंगे अपनी। एक मिनट दीजिए। हमारा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं नदियों पर, नियमानुसार हमारे यहाँ पानी आना चाहिए बंटवारे के हिसाब से, तो राजस्थान के बांधों से हमारी नदियों के लिए पानी छोड़ा जाए, यमुना नदी को और शुद्ध किया जाए, पेयजल के योग्य बनाया जाए, चंबल में भी अधिक पानी छोड़ा जाए। आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है। धन्यवाद मैडम। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा मैडम, एक विषय पे कि किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है अलग अलग तरीकों से। मेरा संसदीय क्षेत्र में कोल बेल्ट है, कैमरा भी चालू नहीं हुआ मैडम हमारा। किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है मैडम, वो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि WCL में किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाती है, और सिंचित और असिंचित के विषय पर उस जमीन को ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता है, और किसान 10-10 साल 20-20 साल उस ट्रिब्यूनल के चक्कर मारते रहता है मैडम। WCL नौकरी के लालच में किसानों की जमीन अधिग्रहित करता है और उसके बाद में नौकरी आवंटित भी कर देता है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय उसको प्रमाणित करने के बाद भी सिंचित असिंचित का विषय लेकर वो ट्रिब्यूनल में डाल देता है केस को, और किसानों को किसी न किसी तरीके से परेशान करके 10-10 साल तक के उसको नौकरी के लिए घूमते रहना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि CIL ने इस विषय पे
आपके मैडम मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आपने उधर 2-3 मिनट दिया, मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ मैडम बोलने। जनाब स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं आपके तवज्जुह से अपने जिले रामपुर की समस्याएं जिनका मैंने जिक्र किया है और मजीद मैं आप करने जा रहा हूँ उसको पेश करता हूँ। रामपुर जिला एक पहली ऐसी रियासत है हिंदुस्तान की जिसने सबसे पहले आज़ादी के बाद मर्ज होने के लिए साइन किए थे, लेकिन आज 2 तहसीलें आज़ादी के बाद भी वहाँ ऐसी हैं जिनकी कनेक्टिविटी रेल से और न एक्सप्रेस वे से है। न वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, न वहाँ कोई एम्स है, न वहाँ कोई सरकारी जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन मैं 2 चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि तहसील शाहबाद है और तहसील स्वार है। अगर यहाँ से रेलवे लाइन उत्तराखंड को निकाल दी जाए या आगरा एक्सप्रेस वे को जोड़ दिया जाए उत्तराखंड के लिए, तो ये जिला रामपुर की 2 तहसीलें जो 500 उन जगहों में से आती हैं जो पिछड़े देश के सबसे पिछड़े वर्ग शहदनगर ब्लॉक है, वो अगर जुड़ जाए तो मैम इससे दोनों तहसीलों की प्रगति होगी और तरक्की होगी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार कभी जूट नगरी के रूप में विख्यात था, जहां आरबीएचएम जूट मिल का संचालन हजारों श्रमिकों के लिए आजीविका का स्रोत था। ये मिल 53.39 एकड़ भूमि पर स्थापित थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2016 में ये बंद कर दी गई। ये जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों से कि जूट मिल के संबंधित चल संपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया है तथा अब जो अचल संपत्ति के निपटान के हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस क्षेत्र में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है, किसानों का इसी पर निर्भर है और उनकी जीविका इसी पर निर्भर है। ये और खास सिर्फ कटिहार में नहीं, कटिहार के बगल के भी जो जिले हैं जैसे अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, इन जिलों में भी जूट की अच्छी खेती होती है। स्थानीय जूट मिलों को बंद होने के कारण किसान आदरणीय सभापति महोदय, तुगलकाबाद वंश आदरणीय सभापति महोदय, तुगलक वंश के शासकों ने 700 साल पहले तुगलकाबाद गांव को 2800 बीघा जमीन पर बसाया। जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में, तुगलकाबाद गांव और मेहरौली के समीप तंवर गोत्र के 12 गांवों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने गांव वासियों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने 2800 बीघा जमीन गांव तुगलकाबाद की दंड के रूप में जब्त कर ली और 1995 में बगैर किसी नोटिफिकेशन के वह जमीन एएसआई को ट्रांसफर कर दी। आदरणीय सभापति महोदय, एएसआई ने 1993 के बाद के जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ने के नोटिस दे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, नोटिस वापस लिए जाए। अंग्रेजों ने जो सजा दी है उस सजा से गांव वासियों को मुक्ति दिलवाई जाए। मैं समझता हूं कि यह 1857 के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, मेरे पास 80 से ज्यादा नाम है और समय सीमित है। अगर आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तो ही सभी माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र दोहरे जी। बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। नहीं है। बंद के पार्लियामेंट बंद कर दीजिए। नारायण दास।
माननीय सदस्य श्री नारायण दास नहीं है, सब चले गए, तो ये बीजेपी से ले लेती। हाँ। माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु सेठी जी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि रेल बजट में उड़ीसा के लिए 10,500 करोड़ से ज्यादा अर्थराशि देकर रेल इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा को बहुत ही आगे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। ये विषय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। कोविड के समय कुछ ट्रेनें जो चल रही थी वो बंद हो गई थी। कोविड के खत्म होने के बाद भी वो ट्रेन की स्टॉपेज अभी तक शुरू नहीं की गई है। विशेषकर धौली एक्सप्रेस और ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो सोरो, बहनगा, केंदुआपदा, मंजूर रोड एवं मारकोना स्टेशन पर पहले रुकती थी, अब रुक नहीं रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्टॉपेजेस फिर से शुरू की जाए। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार रेड्डी जी। स्पीकर सर, मैडम can you thank you madam for giving me this opportunity. Madam, in Telangana recently we have started integrated schools. These integrated schools we have starting in every constituency, that is 119. We have given a new GO 56. Our Chief Minister Shri Revanth Reddy ji has given GO number 56 regarding integrated school. My question, my request to the planning ministry is that this Atal Tinkering Labs are very useful and this country needs it. So I request the minister to accept the Atal Tinkering Labs to these integrated schools, where our Chief Minister is trying to get free education for the backward communities. He is spending 200 crores per each school at the cost of that money, and at the same time the land is 25 acres. So Atal Tinkering Labs has improved the interest in the students across the country. Definitely this will help the Telangana state because we have initiated already these integrated schools. I request, this is the need of the hour, that the Tinkering Labs should come to the Telangana to help the students to learn more science and get into the system. Thank you, madam. I want to raise a very alarming issue relating to the temples being attacked in the United States of America. In early 2025, the Swaminarayan Hindu temple in Chino Hills, California, was defaced with anti-India graffiti, prompting widespread condemnation. The Indian government labelled the incident as despicable and called for stringent action against the perpetrators. Notably, this attack occurred less than 10 days after a similar incident at the Swaminarayan Temple at Melville, New York, where hate messages were spray-painted on the temple premises. Given the recurrence of these incidents, it is imperative for the Government of India to engage through diplomatic channels with the United States authorities to ensure the safety and security of Hindu religious sites. Strengthening protective measures will help prevent future occurrences and uphold the principles of religious freedom and tolerance. This incident is part of a broader pattern of attacks on Hindu temples in the United States, raising alarm about the safety of religious minorities abroad. The Indian government's call for adequate security measures underscores the importance of protecting places of worship and ensuring the safety of all religious communities. I urge upon the government to appraise the House what action the US government has taken on such incidents. Thank you, Madam. Thank you, Speaker Madam. आप जी ने मेरे को 0 आवर में अर्जेंट मैटर में बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं आपका ध्यान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम है जो उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उनके ध्यान में ये है कि ओपन आर्किटेक्चर एक्ट को
अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं एक्ट सेक्शन 42/2 द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट LIC कंपनी है वो उनको ये अधिकार हो जाएगा, वो किसी भी एजेंट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मैडम उससे जो LIC है जिसका 14 लाख के करीब एजेंट है और वो उनका बहुत अच्छा रिश्ता है और उनकी मेहनत की वजह से 5 करोड़ की कंपनी 1956 में थी, आज वो 52 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। तो मैडम यदि ये बिल लेके अमेंडमेंट लाएंगे, इसके साथ उनका भविष्य खतरे में है, कंपनी भी लॉस में जाएगी। और मैडम मैं कहना चाहता हूँ जो एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस है वो जो लोग लेते हैं उसके ऊपर 18% GST है और सीनियर सिटीजन को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैडम जो अब हम सहूलत तो मेडिकल की है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, अब जरूरत बन गई है इंश्योरेंस बाय करने की और वो इंश्योरेंस जब बाय करते हैं 18% जो सीनियर सिटीजन है वो लोगों को कैसे देंगे? सरकार को इसको माफ करना चाहिए और LIC का जो अमेंडमेंट है उसको लेके नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise today to bring attention to the critical issue faced by the Aligarh Muslim University Murshidabad Center, established in 2010 in Ahiron, Murshidabad district. Despite its potential to transform the educational landscape of this underserved region, the center remains constant, offering only 3 courses: MBA, BLLB, and B.Ed, while the demand for quality education continues to grow. Since its inception, no new courses have been introduced. Expanding programs such as BA, BSc, BTech, and skill development courses is critical to meet the educational and professional aspiration of the local youth. Importantly, 107 crores were sanctioned for the center, but only 60 crores have been released, leaving 47 crores yet to be disbursed, stalling essential development projects. Furthermore, the current annual budget of only 40 lakhs rupees is grossly inadequate to sustain operation. I strongly urge the Ministry of Education to release the pending 47 crores and allocate additional resources to ensure the center achieves its mission of empowering students and uplifting the regions. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मी ज्या लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे त्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे। चंद्रपूर आणि यवतमाळ हे दोन्ही जिल्हे औद्योगिक जिल्हे असल्याने त्यात पाहिजे तशा रेल्वेच्या सोयी सुविधा उपलब्ध नाही आहे। प्रामुख्याने बल्लारपूर पुणे, बल्लारपूर मुंबई या मार्गावर जलद गतीने किंवा अतिजलद गतीने वंदे भारत सारख्या रेल्वेची सुविधा करणे अत्यंत आवश्यक आहे। म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की नागपूरवरून चंद्रपूर येथून नागपूरला अनेक नागरिक रोज ये जा करतात, त्यांच्यासाठी डेमू ट्रेनची सुरुवात करण्याची मागणी देखील मी या ठिकाणी करत आहे। सोबतच कोरोनाच्या कालावधीत ज्या ज्या ट्रेन बंद झाल्या त्या पूर्ववत चालू करण्याची आवश्यकता अत्यंत आहे आणि ती आपण या ठिकाणी कराल अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करते। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बेतिया के कुमारबाग में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है और उसका लक्ष्य था कि वो 20,000 टन स्टील शीट और 50,000 टन पाइप का उत्पादन करेगी। आज तक उसमें केवल 600 टन पाइप का उत्पादन हुआ है और ये एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि 137 जो लोगों को लिया गया नौकरी में उसमें टेक्निकल कम थे। ये यूपीए की सरकार के समय अगर गलत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लोगों को लिया तो भी अब टेक्निकल लोगों को लेकर स्टील प्लांट चालू करें। जो टीएमटी सरिया के लिए 50 एकड़ जमीन सेल ने लिया है उसको वो चालू करें और उन 137 लोगों का समायोजन उचित जगह पे करके मेरे यहाँ प्रॉपर सरिया का उत्पादन शुरू करे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थैंक यू। आज होली का माहौल है तो सब क्या है कि होली पर जाएं तो बोलकर जाएं, सकारात्मक बोलें, लेकिन 1 मिनट में बोलना पड़ेगा क्योंकि 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको मौका देना है। कोई नहीं गया, ये 80 बैठे हैं और तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला है।
श्रीमती कनिमोजी। Thank you, sir. As the PMGSY 3 guidelines, the roads which shall be selected are preferably to be of length which is not less than 5 kilometers. But in states like Tamil Nadu, where the connectivity is already good, we need mostly roads which, for the last mile connectivity, which is less than 2 kilometers or 1.5 kilometers. But the guidelines does not allow this, and it's only taken on case-to-case basis. So only 20 such roads have been approved in Tamil Nadu so far by the ministry. The 36th report of the Committee on Rural Development and Panchayati Raj had recommended reducing the minimum road length criteria to 2 kilometers, which the government has not yet accepted. Therefore, I request the government to modify the PM Gram Sadak Yojana guidelines to reduce the minimum road length criteria to 1.5 kilometers to benefit most of the states. Thank you. श्रीमती अनीता शुभदर्शनी। यहाँ पे इस तरफ मुझे याद है आप इस तरफ हो, ये बोल रहे हैं हाथ खड़ा करने का नहीं, नंबर नहीं आएगा। ये बाजू चालू कीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Honorable Speaker, sir, the healthcare facility of my parliamentary constituency, Aska, district of Ganjam and my state, Odisha, is at the verge of collapsing because of the lack of political interest of the previous state government. So I urge to you, because good health and the basic medical facilities are the right of my people of my constituency. So as now there is a double engine Sarkar, I demand through central government, through you, to give the financial assistance of 200 crores as to the people of my, so that they can get the basic facilities, as there is a demand of a diagnostic center since long. So one more request, sir, the Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra, if you can ask it's humble request to the central government to pass a circulation to the state government to allow one room in the local CSs, so that the PM Janaushadhi Kendra can work over there, then my people will be highly obliged. Thank you so much. Thank you. Srimati Prabha Mallikarjun. Thank you, Speaker, sir. Through you, I wish to bring the attention of the Ministry of Agriculture towards the pressing concern of arecanut farmers, particularly in Karnataka, which is the largest producer of this crop. Arecanut is a major commercial crop which is cultivated in more than 10 states across the country, and Karnataka alone contributes over 40%. The crop is grown in more than 15 districts of Karnataka, and my constituency, Lok Sabha constituency, Davangere, also grows a good arecanut production. Now, nearly 10 lakh families in Karnataka are directly and indirectly dependent on arecanut cultivation for their livelihood. However, arecanut growers are facing severe distress due to multiple challenges like high susceptibility to diseases, which significantly reduces the yield. Illicit import of arecanut from other countries has also led to a sharp decline in prices. The lack of price stability is also a concern. Therefore, sir, I urge the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare to regulate arecanut prices, impose heavy import duties, and prevent illegal import to protect farmers. I also request the establishment of an arecanut board like the Makhana board to ensure price stability, promote research, expand cultivation, and improve marketing for long-term sustainability. Thank you, sir. Srimati Ruchi Veera. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पीतल नगरी मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। मान्यवर, मुरादाबाद हरिद्वार वाया धामपुर मार्ग पर 432 बी रेलवे क्रॉसिंग है। यह रोड हरिद्वार, देहरादून एवं चार धाम को बंगाल, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। ये रेलवे लाइन जम्मू हावड़ा की मेन लाइन है
और अनेकों लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेन एवं मालगाड़ियों का संचालन इसी रेल मार्ग से होता है। रेलवे क्रॉसिंग को बार बार बंद होने से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इसी तरह कांठ अमरोहा मार्ग पर 433B रेलवे क्रॉसिंग है, जो कि दिल्ली से उत्तराखंड वाया कांठ मार्ग पर स्थित है। इन दोनों मार्गों पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा अंडरपास का निर्माण कराने की कृपा करें। मान्यवर, काशीपुर उत्तराखंड से धामपुर तक एक नई रेल लाइन प्रस्तावित है। इस रेलवे लाइन को वाया ठाकुर द्वारा बनवाया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र के सभी यात्रियों का संपर्क जम्मू हावड़ा मेन लाइन से हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सुश्री वर्षा गायकवाड़। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से फुटवेयर और लेदर उद्योगों के से जुड़े हुए लाखों व्यापारी, कारागिर और श्रमिकों की बात यहाँ पे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय रखना चाहती हूँ। आज उनकी आजीविका पे सबसे बड़ा जीएसटी का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी जो लेदर और फुटवेयर में काम करते हैं, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहती हूँ, जो जीएसटी जो पहले 500 रुपये के कारागिर जो जूते बनाता था उस पर 5% थी, वो बढ़ा के अभी 12% की गई है। जो लेदर के गारमेंट बनाते हैं उसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी लगाने का काम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हुआ है। सर, मेरी विनती यह है कि ये छोटे छोटे कारागिर जो है अपनी उपजीविका के लिए ये बनाने का काम करते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जो है इनकी कंपटीशन भी नहीं हो सकती। ऐसे समय में ये पारंपरिक व्यवसाय है, अपने तरीके से ये काम करता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयों को विनती करना चाहूंगी, अर्थ मंत्री महोदय को, कि ये जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी कम किया जाए, या तो 500